हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। और दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है, ये सीरीज़ एमपी पीबी और एमपी या जिसको हम पहले व्यापम बोलते थे, एमपी एसआई और जितनी भी वनडे एग्जाम्स है, साथ ही साथ पीएससी में जो आपका सी सेट वाला पोर्शन है, उसको लेकर ये पूरी की पूरी सीरीज़ चलाई जा रही है। मैथमेटिक्स को लेकर हमारा फिलहाल यहाँ पर खास ध्यान है। और ये जो सेशन है, ये रोज़ मैं आपके साथ ठीक दोपहर 1 बजे आपसे यहाँ पर रूबरू होता हूँ। तो आप भी इस टाइम को बिल्कुल नोट कर लें और रोज़ 1 बजे हमारे साथ आकर अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस को थोड़ा और बेहतर बनाएं, अपनी मैथ्स को थोड़ा और बेहतर बनाएं। तो देखिए, ये जो पूरी सीरीज़ है ना, ये अभी तक एमसीक्यू फॉर्मेट पे चल रही है और बहुत ही जल्द अब हम इसे टॉपिक वाइज फॉर्मेट में भी बदलने वाले हैं। व्हाट इज टॉपिक वाइज फॉर्मेट? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टॉपिक वाइज मतलब क्या होता है। देखिए, अभी तक अपन जो सेशन लेकर आ रहे हैं ना, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। कोई भेदभाव नहीं है कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अभी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं और मिक्स में आ रहे हैं। कुछ दिन बाद हम लोग यही सीरीज को टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, यानी मैं एक टॉपिक को बिल्कुल जड़ से शुरू करूंगा और उसके पीक तक ले जाऊंगा। सपोज एक एग्जांपल से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन टाइप वाइज वहां पर कवर करवाऊंगा, लेवल वाइज चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और लास्ट तक लेकर जाऊंगा जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो अगर आपने वो सीरीज मेरी फॉलो की तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाई एंड क्वेश्चंस तक देखने मिल जाएंगे। तो इसलिए भी बोल रहा हूं, इस सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सारे के सारे, तो मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को बनाते चलिए, ज़्यादा देर मत करिएगा। साथ ही साथ अपनी प्रोग्रेस भी चेक करते चलिएगा कि क्या आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल बोल रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 6 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 40 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। कहने का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है। सर्कल समझते हैं, सभी ने देखा हुआ है सर्कल। सर्कल का एक होता है सेंटर, बिल्कुल होता है सेंटर। इस सेंटर से एक सेक्टर बनाया गया है जिसका सेंट्रल एंगल 40 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि यहां से इस तरीके से एक सेक्टर बनाया गया है और सेंट्रल एंगल 40 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? ये एरिया कितना है? तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है। पूरा सर्कल अगर कवर होता तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा, अगर सर्कल आधा होता तो क्या होता? तो सर्कल आधा होता तो सर्कल का एरिया भी आधा हो जाता। सर्कल 1/4 होता तो सर्कल का एरिया भी 1/4 हो जाता। बट सेंट्रल एंगल 40 दिया है, इस हिसाब से किस तरीके से एरिया चेंज होगा? तो देखो, इसको सीधे तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एंगल थीटा दिया है तो थीटा बाय 360 इस फ्रैक्शन में रहेगा आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो अगर यहां पर 40 डिग्री दिया है तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, पाई 6 स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 में थीटा लिखेंगे 40 डिग्री, और क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है तो हम इसे लिखेंगे 40/360। और यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खत्म। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये 36 में से 36 ऐसा 6 का स्क्वायर 36 होता ना, काट लेना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई को 22/7 लिख सकते हो, बट ऑप्शन में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ रहा है कि 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से भी अपना काम चल जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आ गई? आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रही मुझे, ठीक है। मुझे मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब अगर वो थीटा की जगह 60 रहे तो 60/360 कर लीजिएगा, 90 रहे तो 90/360 कर लीजिएगा, 50 रहे तो 50/360 कर लीजिएगा। जो थीटा रहेगा वहां पर वो रख के अपन एंगल निकाल सकते हैं। आ जाओ जरा फटाफट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं बिना देर किए, फटाफट एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भुजाएं हैं पी क्यू आर। उसने बोला कि क्यू आर के पैरेलल में एक लाइन ए बी खींच दो, ठीक है। एक लाइन है ए बी जो कि क्यू आर के पैरेलल में है। पैरेलल समझते हैं ना, समानांतर, यानी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इनका नाम है ए बी। इस लाइन का नाम है ए बी।
ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कटिंग ए एंड बी वेयर लेंथ पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये पूरी पी क्यू 6 सेंटीमीटर की है। क्यू आर 8 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर की है। ओके, एंड क्यू ए 3 सेंटीमीटर। क्यू ए यानी ये वाली लंबाई 3 सेंटीमीटर की है। क्यू ए, इसको बाहर लिखते हैं, अंदर नहीं लिखते हैं ना। चलो, ये 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर, यानी बेसिकली क्या हुआ, आधा हो गया। अगर ये पूरा 6 है और ये 3 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए इज एक्चुअली मिड पॉइंट। ये दोनों आपस में बराबर हैं, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, ओके। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले तो ये सवाल समझो कि यहां पर आपके पास दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं? मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग कर देता हूं आपके लिए। अगर आपको दिख रहा है कि एक तो बड़ा ट्राइंगल है ना, और एक इसी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन गया क्योंकि आपने यहां पर एक पैरेलल लाइन खींची, तो इसी के अंदर एक छोटा ट्राइंगल है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक छोटा ट्राइंगल है। अब ये जो छोटा ट्राइंगल है, इसको मैं और छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक इस तरीके से, ये हो गया छोटा ट्राइंगल। अब आप समझिए कि यहां पर ये दोनों पॉइंट सेम है। कौन से हैं? ये पॉइंट है P, ये है Q, ये है R, ये है P, ये है A और ये है B। मैंने क्या किया? मैंने बेसिकली ये वाला जो ट्राइंगल था ना, इसको निकालकर बाहर रख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली लंबाई आपको पता है 6 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई आपको पता है 8 सेंटीमीटर, वहीं पर ये वाली लंबाई आपको पता है 3 सेंटीमीटर, तो आपसे ये वाली लंबाई पूछा है। अब आप अगर इतनी सी बात समझ पाए कि ये दोनों ट्राइंगल और कुछ नहीं बल्कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो काम खत्म हो जाता है। सिमिलर कैसे हैं? देखो, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, और ये एंगल तो दोनों में कॉमन है। यानी एंगल ए जो है वो क्यू के बराबर है, एंगल पी जो है वो पी के बराबर है, और एंगल बी जो है वो आर के बराबर है। यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो अगर ये 6 से 3 हुआ है तो ये 8 से 4 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? रेशियो सेम होता है। ये आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा। मान लो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहां से दुगना हुआ है तो यहां से दुगना हो जाएगा। तो रेशियो सेम रहता है सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच। सही आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बोलिए, बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट सवाल था। इंपॉर्टेंट बोल लीजिए, आप इसे कंसेप्चुअल बोल लीजिए, जो भी समझ लीजिए, पर इस बात को समझ जरूर लीजिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो कभी नहीं बदलेगा, साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। अब वो आधा रेशियो रहे, 1:2 का रहे, 2:3 का रहे, 5:4 का रहे, वो रेशियो हमेशा सेम होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x + 1/x इक्वल्स टू 2√5 दिया हुआ है। आपको x³ - 1/x³ निकालना है। समझदारी वाली बात यहां पर यह है कि आप x + 1/x को 2√5 बोलते हैं, बट जब आप इसका क्यूब करते हैं ना, तब आपको क्यूब करने पर x³ + 1/x³ मिलता है। ठीक है, ना कि x³ - 1/x³। x³ - 1/x³ कब मिलेगा? जब आपके पास x - 1/x होगा ना, तब आपको x³ - 1/x³ मिलेगा। उस पर भी अगर इसकी वैल्यू m है तो इसकी वैल्यू m³ + 3m होगी। ठीक है, या इसकी वैल्यू अगर n है तो इसकी वैल्यू n³ - 3n होगी। इतनी सी बात समझ लीजिए। अब बात आती है कि अगर x + 1/x दिया है तो यहां से मैं x - 1/x कैसे निकालूं? ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर इसकी वैल्यू n है तो माइनस वाले की वैल्यू √n² - 4 होगी। ठीक है, तो 2√5 का स्क्वायर करो कितना आता है? 2√5 का स्क्वायर होता है 20। 20 में से 4 गया 16। √16 का मतलब कितना होता है? 4। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। यानी m की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का क्यूब कितना होता है? फटाफट बताओ। 64 + 12 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 76। बोलिए, बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? एक सेकेंड
हाँ 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 हाँ, ठीक है, बढ़िया। 76 यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक वेरीफाई कर रहा था, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, क्या यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आती हैं? अच्छा, इसका रिवर्स भी ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो x प्लस वन बाई एक्स दिया है तो x माइनस वन बाई एक्स निकालते आना चाहिए। कभी x माइनस वन बाई एक्स दे दिया तो x प्लस वन बाई एक्स भी तो निकालते आना चाहिए। उस सिचुएशन में आप इसे क्या लिखोगे कि अगर इसकी वैल्यू m दी है तो जब आप रिवर्स आओगे ना, या जब प्लस निकालना होगा तो आप इसको लिखोगे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ऐसा लिखोगे। इतनी सी बात अगर आपको ध्यान में रहती है, समझ में आ जाती है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो। इसको लिखोगे आप अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 4। अगर ये दिया है ये निकालना है तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 4, ये दिया है ये निकालना है तो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4। बस इतनी सी बात समझ लो, बाकी तो क्यूब व्यूब के फॉर्मूले आपको पता है, वो मुझे अच्छे से आता है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स तो गेन परसेंटेज। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बोल रहा है कि अगर 20 किताबों की जो क्रय मूल्य है वो 18 किताबों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। पहले सवाल तो मेरा आपसे यही है कि क्या सही में प्रॉफिट ही होगा? इस बात की कोई गारंटी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि भाई 18 किताब बेचकर आप 20 किताब खरीद रहे हो, यानी 2 किताब एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट में से ही आ रही होगी। ठीक है, तो सुनो, इसको कुछ नहीं करना, सिंपली लिखोगे आप इसको कि 20 किताबों की कॉस्ट प्राइस जो है वो 18 किताबों की सेलिंग प्राइस के बराबर है। जैसे ही आप इतना लिख देते हो तो सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो बड़े आराम से हो जाता है। कितना हो जाता है? 18/20। 18/20 का मतलब हो जाएगा ये 9/10। 9/10 का मतलब होता है कि खरीदा 9 का, बेचा 10 का, मुनाफा हुआ 1 का। पर परसेंटेज भी तो निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, गुणित 100। आंसर होगा 11 सही 1/9% का प्रॉफिट। बोलो क्लियर है? 11 सही 1/9 यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इतने आसान आसान से सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इन आसान सवालों का जवाब देकर आप अगर सिलेक्शन पा सकते हैं तो इन आसान सवालों का जवाब देने में दिक्कत क्या है ना? तो बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, सही अप्रोच पता होना चाहिए। अगर सही अप्रोच पता है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से, इत्मीनान से बना सकते हो। आ जाओ जरा अगले सवाल पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है वीट वर्थ 80 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी मिक्सड विथ थर्ड वेराइटी इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, 3 प्रकार के चावल हैं, गेहूं है, और उनका दाम दिया हुआ है, 2 का दाम दिया हुआ है कि एक है 80 रुपए प्रति किलो वाला और एक है 50 रुपए प्रति किलो वाला। तीसरे वाले का बताया नहीं है, पर इनको किस रेशियो में मिलाना है ये बता दिया है, 1:2:3 में। फिर बोल रहा है द मिक्सचर इज वर्थ 75 रुपीज पर केजी। अगर मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है वो 75 रुपीज पर केजी का है, तो आपको बताना है कि प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर केजी विल बी इक्वल टू, जो तीसरे प्रकार का चावल था उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए ताकि इस रेशियो में मिलाने पर ठीक 75 वाला बने। अब देखो, पहली बात तो ये कि यहां पर आपको 3 चीजें मिलानी है। जब भी 2 चीजें तक मिलानी हो तो हम एलिगेशन का सहारा फिर भी ले सकते हैं, बट जब 3 चीजें मिलानी होती है तब एलिगेशन काम नहीं आता। फिर हमको हमारा नॉर्मल जो एवरेज मेथड है या जो परसेंटेज कैलकुलेशन मेथड है वहीं पर कुछ ना कुछ समझना पड़ता है। हालांकि अभी बात रेशियो की हो रही है तो रेशियो के हिसाब से ही लेते हैं। ठीक है, इसको अपन ऐसा समझते हैं 1:2:3 का मतलब पहला वाला चावल 1 किलो है, दूसरा वाला चावल 2 किलो है, तीसरा वाला चावल 3 किलो है, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक, तो पहला वाला चावल 1 किलो यानी 80 रुपए वाला 1 किलो 80 रुपए का हो गया, प्लस 50 रुपए वाला 2 किलो यानी 100 रुपए का हो गया। ठीक है, 50 रुपए किलो वाला 50 रुपए किलो वाला 2 किलो का हो गया। फिर कुछ x रुपीस किलो वाला 3 किलो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने किलो चावल हो गया, तो आप बोलोगे कि सर किलो के हिसाब से देखेंगे तो 1 किलो ये, 2 किलो ये और 3 किलो ये, यानी टोटल 6 किलो चावल हो चुका है ना? और अगर इस 6 किलो चावल की जो एवरेज प्राइस है
वो इतनी है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी 6 किलो की टोटल कॉस्ट आएगी, जो कि ये है उस 6 किलो चावल की टोटल कॉस्ट, इसे अगर मैं 6 से भाग दे दूं तो 1 किलो की कीमत आ जाएगी। और वो 1 किलो की कीमत कितनी आनी चाहिए? वो 1 किलो की कीमत 75 रुपए आनी चाहिए। उसने खुद बोला कि भाई जो मिक्सचर बन रहा है वो वर्थ 75 रुपीज पर केजी, 1 किलो की कीमत 75 रुपए आनी चाहिए। तो ये हो गया टोटल 6 किलो की कीमत। इसे अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो 1 किलो की कीमत आ जाएगी और वो 75 रुपीज ही आनी चाहिए। तो चलो अब खत्म करते हैं बात को। ये हो गया 80, ये हो गया 100, तो 180 रुपए प्लस 3x बटे 6 को इक्वल टू के उधर ले जाकर 6 इंटू 75 लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलो हाँ, लिखा जा सकता है बिल्कुल। 75 दूनी 150 होता है, 150 तिया 450, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 3x बराबर 450 रुपए। इस 180 को ले जाकर उधर घटाओगे तो 3x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी घटाने पर? तो ये मिलनी चाहिए, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 15 में से 8 गया तो ये बचेगा 7, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 270। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 रुपए पर केजी। यानी जो तीसरी वैरायटी का चावल था वो एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि x रुपीस पर केजी था, या 90 रुपए पर केजी था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी अप्रोच अपन ने फॉलो की, कोई अपन ने फैंसी तरीका नहीं अपनाया है, और सिंपल तरीकों से चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, इसमें इतना ज़्यादा कोई हवा मचाने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। अच्छा, और भी तरीके थे क्या इसको बनाने के? बिल्कुल तरीके थे, बिल्कुल तरीके थे। जैसे यहाँ पर पहले 2 टाइप की जो बातें हैं वो तो बिल्कुल क्लियर, उनका रेट और उनका वजन। एग्जाम्पल के तौर पे पहला वाला 1 किलो, दूसरा वाला 2 किलो, भाई 1:2, पहले 2 की बात कर रहा हूँ बस मैं। पहला वाला 1 किलो, दूसरा वाला 2 किलो, तो पहले वाला 1 किलो हो गया कितने का? 80 रुपए का, और दूसरा वाला 2 किलो हो गया कितने का? 100 रुपए का। तो कुल मिलाकर 3 किलो कितने का बना? 3 किलो बनेगा 180 रुपए का, यानी 1 किलो बना 60 रुपए का। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ पहले 2 टाइप के उसको देखूं, सिर्फ मैं सबको नहीं मिला रहा हूं, मैं सिर्फ पहले 2 को मिला रहा हूं, पहले वाला 1 किलो, दूसरा वाला 2 किलो, सिर्फ इसको मिला लूं, तो पर केजी जो प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 60 रुपीज पर केजी। सही है। और जो तीसरा वाला है उसको कितना रखूं ताकि दोनों को मिलाकर 75 वाला बने? तो देखो 60 वाले के साथ, 60 रुपीज पर केजी वाले के साथ x रुपीज वाला मिलाया, तो 1 किलो इसको 1 किलो इसको मिलाया बटे 2 किया, तो टोटल 75 वाला बनना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, 150 घटा लेना 60 से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी 150 माइनस 60 यानी 90 आ जाएगा। ठीक है, 150 माइनस 60, सॉरी 60 यानी 90 आ जाएगा। तो जो तीसरा वाला था वो 90 रुपए किलो के हिसाब से था। ठीक, देखो अब ये अप्रोच अपनी अपनी डिपेंड करता है, कुछ लोग किसी और तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से सोचते हैं, तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। इसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है कि किसी को ये समझ में नहीं आया तो वो टेंशन ले ले कि सर ये वाला तरीका ही नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया ना, इसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या है? आंसर आना, वही जरूरी है ना। कैसे आया, कहाँ से आया, भगवान ने आकाशवाणी की कि तुमने खुद अपने दिमाग से पीएचडी करके नया मैथ्स का कोई फॉर्मूला निकाल के आंसर निकाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आंसर आना चाहिए, एग्जामिनर को उतना ही मतलब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई डिस्क्रिप्टिव थोड़ी है कि स्टेप बाय स्टेप लिख के बताओ आंसर कैसे आया। अरे आंसर आया गया, आ गया, बोलना मेरे को सपना आया रात का, रात में मैंने सपने में पूरा पेपर देख लिया था कैसा आएगा। ठीक है, तो मुझे पता था आंसर क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला है मीन प्रोपोर्शन निकालो। अब मीन प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो मीन प्रोपोर्शन निकालते पहली बात तो सबको आना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन निकालना कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, मीन प्रोपोर्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर 2 नंबर देकर आपको बोले कि मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो 2 नंबर देकर मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो अगर मैं बोलूँ कि पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो मीन प्रोपोर्शन कितना होगा? मीन प्रोपोर्शन का सीधा मतलब होगा रूट ए बी, अंडर रूट के अंदर ए इंटू बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शन।
अब किसी के मन में आएगा कि सर अगर 3 नंबर देकर मीन प्रोपोर्शन पूछ ले तो पूछ ही नहीं सकता। मीन प्रोपोर्शन 2 नंबर के बीच ही निकलता है, 3 नंबरों के बीच में निकलता ही नहीं है। तो इस बात की बिल्कुल चिंता छोड़ दो कि 3 दे दो तो क्या होगा, अरे निकलेगा ही नहीं, फिर कुछ और पूछा होगा, आपने गलत पढ़ा कि मीन प्रोपोर्शन पूछा है। तो पहले तो मीन प्रोपोर्शन ढूंढ लो। मीन प्रोपोर्शन कितना आएगा, तो √AB का मतलब √6 × 54, 6 × 54। इसमें से 6 इसको दे देना, ये बेचारा 9 बचेगा, तो 6 बाहर आएगा, 6 × 18। मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया, 18। जरा ध्यान से पढ़ना आगे सवाल को। बोल रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस 18 इज डैश मोर देन 15। जो मीन प्रोपोर्शन है वो 15 से कितना ज्यादा है, वो 15 से 3 ज्यादा है। आंसर क्या होगा, 18 या 3? आंसर होगा 3। ठीक है, वो ये नहीं पूछ रहा कि मीन प्रोपोर्शन कितना है, वो पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन कितना है वो तुम जानो। तुम तो मेरे को ये बताओ कि जो मीन प्रोपोर्शन है वो 15 से कितना ज्यादा है। अब तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन 20 आया है तो 5 ज्यादा लिख देना, तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन 18 आया है तो 3 ज्यादा लिख देना। तो यहां पर सवाल ये है ही नहीं कि मीन प्रोपोर्शन कितना है, वो तो ये पूछा जो भी आया है वो 15 से कितना ज्यादा ये बताओ। ठीक है, तो सवाल सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे कई बार हड़बड़ी में गलती करते हैं, पूरा सवाल पढ़े नहीं, अच्छा मीन प्रोपोर्शन पूछा रही है, तुमने कई बार बना चुका, 18 आएगा, 18 टिक करो। अब ऑप्शन में एक 18 नहीं था, नहीं तो बहुत सारे लोग तो 18 टिक करके आगे बढ़ते है कि नहीं। चलो अगले सवाल पर आते हैं। बोल रहा है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3। तो पूछ रहा है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में कुछ बातें मैं बिल्कुल साफ साफ बता दूं, 2-3 जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। पहली बात, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी। दूसरी बात, हाइट की फॉर्मूला भी देख लो और एरिया का फॉर्मूला भी देख लो। हाइट क्या है, ये है आपकी हाइट। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कैसे निकाली जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइट का फॉर्मूला क्या होगा और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हाइट का फॉर्मूला देख लो। हाइट होता है √3/2a, √3/2a। एरिया कितना होता है, तो एरिया का फॉर्मूला भी कोई कठिन बात तो है नहीं, √3/4a², √3/4a²। ये हो जाता है। ये दो चीज सबसे ज्यादा काम की है। ठीक है, अब उसने आपको क्या किया, उसने आपको हाइट दिया है और एरिया पूछा है, यानी एक तरीके से ये दिया है और ये पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 9√3 ऐसे ही दिया है। तो यहां से क्या मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। √3 से √3 कैंसिल, 9 दूनी 18, a की वैल्यू हो गई 18। तो एरिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा √3/4 a² का मतलब 18 × 18। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 2 काट लेना, 9 9 जा 81, 81√3 एरिया आ जाएगा 81√3 cm²। 81√3 का मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब मुझे आप बताइए, क्या ये कठिन सवाल था? क्या इस सवाल में कोई देर लगनी थी? क्या इस सवाल के लिए कोई अलग से आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत थी? नहीं ना, कुछ भी नहीं था। कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी अलग से आपको याद रखने, कुछ बेसिक डिटेल्स अगर आपको पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप इजीली पार पा सकते हो, बड़े आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। बोल रहा है इफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 द टाइप ऑफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ सच ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, ये सबको पता है। उन 3 एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। अगर उन 3 एंगल्स का जो रेशियो है वो 1:2:3 है तो वो ट्राइंगल किस प्रकार का ट्राइंगल होगा, आपको ये बताना है। सुनो, सबसे पहले तो ये समझो, जब भी कोई ट्राइंगल में एंगल्स का रेशियो 1:2:3 होगा, इसका मतलब है कि इनके एंगल्स का योग होगा 6 और एंगल्स का योग होता है 180 के बराबर। तो 6 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। यानी एक एंगल होगा 30 डिग्री का, दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री का और तीसरा एंगल होगा 90 डिग्री का। और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का निकल जाता है तो बाकी दो एंगल कुछ भी रहे, ये बन जाता है एक प्रकार से क्या, राइट एंगल ट्राइंगल।
अब ये दो एंगल आपस में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक ये 90 डिग्री हो गई तो बात खत्म है। तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो वैल्यू है 30, 60 और 90 ये बड़ी खास है। क्यों खास है? क्योंकि कभी भी जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन एंगल आते हैं तो इन तीन एंगल्स के सामने वाली भुजा का अनुपात, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, इन तीन एंगल्स की सामने वाली भुजा का अनुपात ये हमेशा 1/√3/2 में रहता है। ये क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स। अब जिसको नहीं समझ में आए तो जरा ध्यान से सुनना 2 सेकंड के लिए। एक फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं, उसमें एक एंगल आपका लिखता हूं 30 डिग्री, एक आता है 60 डिग्री, और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपने आप बचा हुआ जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री तो हो ही जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, 30, 60, 90 के सामने वाली भुजा, 30 के सामने वाली भुजा ये है, ये 1 रेशियो में होगी। 60 के सामने वाली ये है, ये √3 रेशियो में होगी। 90 के सामने वाली ये है, ये 2 के रेशियो में होगी। बोलो ठीक है। तो इन भुजाओं की जो साइड्स हैं इनका रेशियो आपको ऐसे बताया जा सकता है। इसमें से अगर आपको कोई एक भुजा का पता चल जाए, मान लो आपको पता चल जाए कि ये जो है ये 1 नहीं ये 4 सेंटीमीटर है, तो तुरंत बता सकते हो 1 की वैल्यू 4 तो √3 की वैल्यू तो 4√3 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी, तो 4 4√3 और 8 ऐसे करके आपका काम हो जाएगा। बोलो ठीक है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन इस रेशियो से एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, ठीक, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। नोट नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है निशित सर, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। स्पेलिंग में आपको लिखकर बता देता हूँ, NISHIT निशित सर। आप सर्च करेंगे आपको मेरा ग्रुप दिख जाएगा और वहां पर आप ग्रुप ज्वाइन करके ये सारी PDF आप वहां पर ले सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी at annual rate of 7% on simple interest and the interest received in 11th year is this less than the sum lent? What is the sum lent? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल को जबरदस्ती घुमाने की कोशिश की गई है और आप अगर इस सवाल के साथ घूम गए तो ऑब्वियसली बात है घूम ही जाओगे, ठीक है। तो पहले सवाल समझो। वो बोल रहा है कि एक आदमी है, कुछ पैसे जमा करता है, कितने परसेंट पर? 7% पर। कितने साल के लिए? 11 साल के लिए। तो 11 साल के लिए अगर कोई 7% पर जमा कर रहा है यानी उसको टोटल ब्याज कितना मिलेगा? उसे टोटल ब्याज मिलना चाहिए 77%, सही है। यानी अगर उसने 100% जमा किया तो उसे 11 साल में 77% के रूप में ब्याज मिलेगा और मिश्र धन हो जाएगा 177% का। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ठीक है। और समय का अंतराल याद रखना 11 साल का है। वो कहना क्या चाह रहा है जरा इस बात को समझो। वो कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 11 ईयर्स, 11 साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 920 रुपए कम है देन द सम लेंट, यानी वो पैसा प्रिंसिपल से 920 रुपए कम है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, अगर प्रिंसिपल 100% है और ब्याज 77% मिला है तो कितना कम मिला? कितना कम मिला? आप बोलोगे सर 23% कम मिला। बहुत सही बात है। और ये जो 23% है यही तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 920 रुपए के बराबर है। यही 23% जो कि उसे प्रिंसिपल से कम है। सिंपल इंटरेस्ट 77% है तो प्रिंसिपल से कितना परसेंट कम है? 23% कम है। यही 23% तो 920 रुपए के बराबर है। तो पूछ रहा है सम लेंटेज यानी प्रिंसिपल कितना होगा। अब इसे भाग दे दो, 1% की वैल्यू निकाल ली जाएगी। 1% की कितनी आएगी? तो मेरे ख्याल से ये आनी चाहिए 40 बार में। 40 बार में ये कटेगा। 1% की वैल्यू 40 रुपए, तो पूरे प्रिंसिपल की यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी? भैया 2 0 इज्जत से और लगा देना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा?
100% यानी 4,000 रुपया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है। सवाल कठिन था? नहीं। सवाल को घुमाने की कोशिश की? हाँ। शब्दों में फंसाने की कोशिश की? हाँ। क्या हम फंसे? नहीं। क्या आगे कभी फंसोगे? बताना कमेंट्स में, फंसोगे कि नहीं फंसोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। जो बेसिक, जो लॉजिक, जो कंसेप्ट हम लेके चलते हैं उनको लेकर चलना है। अगर वो तगड़े रहे, वो सही रहे, तो आप बिल्कुल नहीं डगमगाएंगे। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल आने से पहले ये है एमपी एग्जाम वाला का टेलीग्राम ग्रुप। जी हाँ, ये वही टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं वो मिल जाते हैं। रिगार्डिंग वैकेंसीज बोल लो, जो भी हमारे यूट्यूब सेशंस हैं उनके शेड्यूल्स मिल जाते हैं। वीकली हमारा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जैसे ये पीडीएफ हो गई, सारी की सारी पीडीएफ्स और पोल्स एंड क्विजेस भी रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, कर लो। और चलो चलते हैं आप सीधा सवाल पर। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, बोल रहा है इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स रेडियस। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सवालों के लिए तो क्या ही बोलूं मैं। सर्कमफेरेंस है, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। किसी भी सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। ठीक है, सर्कमफेरेंस दिया है कितना? 220। इसकी वैल्यू 220 दी हुई है। तो आपको क्या पता लगाना है? आपको पता लगाना है रेडियस। रेडियस कितनी होगी? ठीक है, खत्म हो गया सवाल। 22 ये हो जाएगा, 22 से 22 10, और अरे 22/7 लिखा ही लो। 22/7 इंटू आर बराबर 220। लो भैया निपटा लो। ऐसे करना ये 10 बार में, फिर 2 से करना ये 5 बार में। 7 पंजे 35 होता है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर। यानी इस सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस है 35 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। अगले सवाल पर चलो। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। बोल रहा है एक ट्रायंगल है XYZ, P उसका इन सेंटर है और कुछ एंगल आपको दिया हुआ है और कुछ और एंगल आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि बताओ एंगल XPZ कितना होगा। ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। सुनो, करना क्या है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। ज़्यादा बातें अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ट्रायंगल उंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम रख दिया X, इसका नाम रख दिया Y और इसका नाम रख दिया Z। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर बनता कैसे है। तो भैया सीधी सी बात यह है कि इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर्स से। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स से इन सेंटर बनता है। मान लो इन सेंटर यहां कहीं है, तो सबसे पहली बात तो आपको दिया हुआ है इन सेंटर का नाम, एन सेंटर का नाम है P, यानी ये है पॉइंट P। उसने बोल दिया एंगल XYZ, XYZ ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो वो जानना चाह रहा है कि बताओ XPZ कितना होगा। XPZ दिख रहा है कहां पर है? XPZ को ध्यान से देखो, XPZ ये वाला एंगल वो जानना चाह रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे पता चलेगा? तो सुनो, जब कभी बात होती है इन सेंटर की, तो इन सेंटर के केस में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, क्या कि कभी भी कोई ट्रायंगल है, इन सेंटर बनता कैसे है? इन सेंटर बनता है इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर्स को मिलाकर। यानी इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर को मिलाकर बनेगा इन सेंटर। यहां पर ये वाला अगर एंगल थीटा या x है तो ये वाला एंगल 90 + x/2 होगा। बोलो ठीक है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? तो 90 + 50/2, 50/2 यानी 25, 90 और 25 115। आंसर आ गया कितना? ये एंगल कितना होगा? 90 + 50/2। बोलो ठीक है, 115 डिग्री। यहां तक की बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर यहीं पर आपको एक एक्सटेंशन मिल जाए,
मान लो वो बोले कि इस बार हमने इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स को नहीं मिलाया, बल्कि हमने एक्सटर्नल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाया है। अब एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर मतलब ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो यहां पर ये बनेगा एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। पहले ये बना था इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स, अंदर वाले यानी अंतः कोण के एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाया था। अब मैं बाहर वाले कोणों के एंगल बाइसेक्टर्स को मिला रहा हूं। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं किसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं। अब ये एंगल कितना होगा तो सुनो, ये वाला एंगल कितना होगा तो ये होगा 90 माइनस एक्स बाई टू। एक्स कहां पर है, ये दिख रहा है एक्स, 90 माइनस एक्स बाई टू। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, हुआ क्या हमको, तो सुनो, ये सीधा सा मुद्दा ये है कि अगर अंदर वाले एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाओगे, यानी अंतः कोण के अंतः कोणों के, त्रिभुज के अंतः कोणों के एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाओगे तो जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस थीटा बाई टू बनेगा, ये 90 प्लस एक्स बाई टू बनेगा। पर अगर बाह्य कोणों के एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाओगे तो 90 माइनस एक्स बाई टू बनेगा। एंड तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कई बार पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, वो ये है कि क्या हो अगर एक ट्रायंगल के एक एंगल बाइसेक्टर, यानी एक अंदर के एंगल बाइसेक्टर और एक बाहर के एंगल बाइसेक्टर्स को मिला दिया जाए तो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, सुनो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, सब होता है भैया दुनिया में, ठीक है। देखो, इसका अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर ये है, बोलो हाँ, है ना, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और ये बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। ये दोनों अगर किसी पॉइंट पर जाकर मिलते हैं और ये एंगल अगर x है तो ये एंगल x बाई टू निकल कर आता है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले 90 प्लस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू और x बाई टू, ये तीन चीजें याद रखना। कहां पर 90 प्लस थीटा बाई टू होता है या कहां पर x बाई टू होता है, कहां पर 90 माइनस एक्स बाई टू होता है और कहां पर x बाई टू होता है, ये तीन चीजें याद रखना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्राइंगल से लेकर, तो वो कहीं ना कहीं यही तीन सवाल पूछे जाते हैं, और मैं लिख के देने तैयार हूं, यहां से फिर सवाल बनेंगे। और नोट कर लीजिए मेरा क्या बोलते हैं, मेरा नाम के साथ ये पॉइंट और ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना आए, पर किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, इन तीन में से कोई एक, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। भाई मैं भी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं तो बात तो समझो, कुछ तो बात होगी तभी तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं, नहीं तो क्यों बोलता मैं, है ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल बेचता है 13.5% के नुकसान पर। अगर वो 1274 रुपए 74 रुपीज ज्यादा पर बेचता तो उसे 11% का प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। पहले वो सामान नुकसान में बेच रहा था, अब वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो उसने पहली बात तो अपना नुकसान भी कवर किया, फिर 11% प्रॉफिट भी आ गया, यानी वो 13.5% भी कवर किया और ये 11% भी आगे आ गया। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब उसने 1274 रुपए बढ़ाए तो उसने वो 13.5% को भी कवर किया और ये 11% को भी कवर किया, यानी कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं उसने 24.5 या 24.5% कवर कर लिया, 24.5% उसने कवर कर लिया। किसका लॉस हुआ था वो भी कॉस्ट प्राइस पे होता है और प्रॉफिट होता है वो भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी जो 24.5% उसने कवर किया वो भी कॉस्ट प्राइस का ही 24.5% था, यानी कॉस्ट प्राइस का 24.5% 1274 रुपए के बराबर है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, आप बड़े समझदार हैं इस मामले में कि इस सवाल का आंसर आप लोग बता सके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 1 49 अपॉन 2, परसेंटेज हटा देना, 1/100 आ जाएगा इंटू CP, और बराबर में इधर लिखना पड़ेगा 1274। बोलो ठीक है। 7 से काट लेना, 7 से काटोगे तो कितनी कितनी बार में जाएगा, एक बार 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 जा 49 या 7 8 जा 56, ठीक है, 8 जा 56 और 2 बार में जाएगा। फिर एक बार और 7 से काट लेना, एक बार और 7 से काट देना, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 6 जा 42, और ये उठाकर इधर गुणा कर देना तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52 और 2 0, यानी कॉस्ट प्राइस रही होगी 5200 की, 5200 यानी
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखो सबके काटने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये मेरे काटने के तरीके थे, आपका काटने का तरीका कुछ और हो सकता है। आप बड़ा टेबल पढ़ सकते हो, आप हो सकता है इससे छोटा टेबल पढ़ सकते हो, आप हो सकता है टेबल ही ना पढ़ पा रहे हो, आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि कहाँ से कटा है। तो ये सारा खेल थोड़ा प्रैक्टिस का होता है और काटते तो आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स है, काटते बिल्कुल आना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर भी आएगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के मैथ्स में आंसर थोड़ी आ सकता है ना। बात सही है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इंक्रीज बाय 3.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 58 kg। द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज। कह रहा है 12 लोगों का जो वजन है, वो एवरेज वजन है, वो 3.5 किलो से बढ़ जाता है। कब? जब एक 3.5 किलो का आदमी, सॉरी, जब एक 58 किलो का आदमी जाता है और उसकी जगह नया आदमी आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि वो 12 लोग जो थे, उनमें से एक आदमी का वजन 58 केजी बता दिया गया है। अब ये 58 किलो का आदमी गया और इसकी जगह ठीक 58 वाला ही आ जाता, तो कोई बदलाव आया ही नहीं था। भाई मुझे उस आदमी से तो मतलब वैसे भी नहीं था, मुझे तो उसके वजन से मतलब था। 58 वाला गया, 58 वाला ही आ जाता, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि नंबर्स तो चेंज होते ही नहीं फिर। पर अगर एवरेज में फर्क पड़ा है, इसका मतलब है कि ये जो आदमी आया है ये 58 का तो नहीं था। अगर एवरेज बढ़ा है इसका मतलब ये भारी रहा होगा, और एवरेज कम हुआ इसका मतलब ये हल्का रहा होगा। फिलहाल क्वेश्चन में बोला है कि 3.5 किलो से वजन बढ़ जाता है। किसका? पूरे ग्रुप का 3.5 किलो से बढ़ जाता है। एवरेज 3.5 किलो से बढ़ने का मतलब हर आदमी का वजन 3.5 किलो बढ़ जाना। सबके पास 3.5 किलो एक्स्ट्रा आ गया, तो 12 लोगों में अगर 3.5 किलो एक्स्ट्रा आएगा तो 7 6 42, यानी 42 किलो एक्स्ट्रा वजन लेकर आता है ये अपने साथ। ये 42 कहां से आया? वो जो 3.5 किलो था ना, वो 12 लोगों में बढ़ गया है, यानी हर एक आदमी के पास 3.5 किलो एक्स्ट्रा आया है। तो कुल मिलाकर वो अपने साथ 42 किलो एक्स्ट्रा लेकर आया है, यानी उसका खुद का वजन 100 किलो था। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये रहा, सिंपल सवाल था, आसान सवाल था। तरीके तरीके में फर्क होता है। किसी को हो सकता है एवरेज का पुराना तरीका ज्यादा अच्छा लगता हो, किसी को हो सकता है नया वाला तरीका ज्यादा पसंद आए। जैसा आपको ठीक लगे ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, साइड AB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, CA इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो AB AC जो सर्कल, मतलब जो साइड्स AB BC एंड CA है, ये टच करती है DEF पर, उस सर्कल पर। तो AD का वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। सुनो, सबसे पहले तो ना मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा, और थोड़ा धैर्य आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बन रहा है एक बहुत सुंदर सा ट्रायंगल। ठीक है, ये है आपके पास एक बहुत सुंदर सा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है? इस ट्रायंगल के अंदर है एक सर्कल। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है? एक सर्कल है। हम्म, रुको, बना लेना थोड़ा सा भाई, थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, चलो काम चल जाएगा इतने में भी। थोड़ा सा राइट में ले लो। ठीक है, अरे ठीक है, चलो हो जाएगा काम। सुनो, ये है एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर है एक सर्कल। अब आपको साइड्स भी दे दी गई हैं, जरा ध्यान से देखो क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले बोला है AC, और सबसे लंबी है AC, फिर है AB। तो मान लो ये है A, ये है B, और ये है C। AC की लंबाई कितनी बताई है? 24। ये पूरी लंबाई 24 सेंटीमीटर की है। ठीक है, फिर बोला है AB कितना है? 20 है। AB, ये पूरी लंबाई 20 सेंटीमीटर की है। और फिर बोला है BC कितना है? तो ये है, एक सेकंड, AB तो 16 है ना, AB 16 की है। AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, और BC जो है ये 20 सेंटीमीटर है। चलो
अभी ध्यान से सुनना, ये पूरा खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसने बोला कि जो ए बी है वो पॉइंट डी पर टच करती है, ये वाला पॉइंट डी है। जो बी सी है वो पॉइंट ई पर टच करती है, ये वाला पॉइंट ई है। और जो ए सी है वो पॉइंट एफ पर टच करती है, ये वाला पॉइंट एफ है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको एडी की लंबाई बतानी है। एडी देख रहे हो कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है एडी। कैसे पता चलेगा? बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है और वहां से आप दो टेंजेंट उस सर्कल पे बनाते हो तो उन दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ए आपको क्या दिखाई देगा, यहां से दो टेंजेंट दिखाई दी, एक टेंजेंट ये एक टेंजेंट ये, और इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर AD की वैल्यू x है तो AF की वैल्यू भी x होगी। इसी प्रकार पॉइंट B को देखो, यहां से भी एक टेंजेंट ऐसी गई है, एक टेंजेंट ऐसी गई है। अगर ये वाली टेंजेंट की लंबाई y है तो ये भी y होगी, और C से भी दो टेंजेंट गए हैं तो अगर ये वाला z है तो ये वाला भी z होगा। अब जरा ध्यान से देखना, आपके पास ए बी 24 था तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x प्लस जेड की वैल्यू और कुछ नहीं 24 थी। इसी प्रकार आपके पास ए बी 16 था तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x प्लस वाई की वैल्यू 16 है। और अगर आपके पास बी सी 20 है तो क्या मैं बोल सकता हूं y प्लस जेड की वैल्यू 20 है। और अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो इन सब को ऐड करने पर x भी 2 बार मिलेगा, y भी 2 बार मिलेगा, z भी 2 बार मिलेगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z। ये कितना हो जाएगा? इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, एक कैरी तो ये हो जाएगा 60, 2 से भाग दे देना तो x प्लस वाई प्लस z कितना हो गया 30। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की। आराम से निकाल सकता हूं, y प्लस जेड की वैल्यू अगर 20 है तो y प्लस जेड की जगह 20 रख दूंगा तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 30। तो x की वैल्यू 10 होगी कि नहीं होगी? और x का मतलब AD। बोलो ठीक है, AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये क्वेश्चन आपको अभी और एग्जाम में देखने मिलेंगे। मतलब ये वो क्वेश्चन है कि हाँ, इसे अभी और एक्सप्लोर करना बाकी है, इसे अभी और पूछना बाकी है। ठीक है, तो अभी ये सवाल और ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाएगा और कई बार आपको अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखने का है। तो ये लॉजिक्स को ध्यान रखना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा इस सेशन में, कुछ आपने गेन किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, पहली बात। और दूसरा ये बताना है कि आगे आप टॉपिक वाइज वीडियोस कितने जल्दी देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करूं। तो अगर मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा तो मैं सारे टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, और मिक्स सेट चलेगा तो इसी तरीके से हम मिक्स क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो आप मुझे बताइएगा आप क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगे, टॉपिक वाइज या मिक्स सेट क्वेश्चंस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।